हेलो हाय नमस्कार 89.6 एफएम सीकर से मैं हूं आरजे ग्रेसी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवराम सर, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स को ये अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी इन द स्टूडियो। मेरा नाम शिवराम है और मैं कोड विद्या का फाउंडर हूँ। आई एम अ पैशनेट एजुकेटर एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस डोमेन फॉर द लास्ट 2 decades। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। आपने ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे सीकर शहर का नाम रोशन किया है इसके लिए। वेल सर, आपको कोड विद्या के लिए जो ये अवार्ड मिला है इसके बारे में कुछ बताएं। ये राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड है जो राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को दिया जाता है, और ये उन स्टार्टअप्स को दिया जाता है जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसकी अपनी स्क्रीनिंग की एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें DOIT डिपार्टमेंट है, आई स्टार्ट अपना राजस्थान का एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करता है, इंक्यूबेट करता है, गाइड करता है। उन दोनों संस्थानों की टीम एक साथ मिल के सारे स्टार्टअप्स की जो एप्लीकेशंस आती हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उसको फाइनलाइज करता है और उसके बाद में ये अवार्ड की घोषणा करता है। तो हमें ये जो अवार्ड मिला है ये शिक्षा में नवाचार के लिए मिला है। जी सर। और जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितना मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि आप हर वक्त हर दिन नए नवाचार करते हो, तो दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल। थैंक यू वेरी मच। वेल सर, ये जो अवार्ड है वो आपको कोड विद्या के लिए मिला है, जैसा कि बता रहे हैं आप। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके मन में कोड विद्या का ये स्टार्टअप शुरू करने का विचार कहाँ से आया, कैसे आपने इसको स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। तो मेरा तो एजुकेशन जो है वो पैशन है, और शुरू दिन से मुझे ये फील हो रहा है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल एजुकेशन की कमी है। जी सर। एकेडमिक्स पे ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता है, तो जिन लोगों की एकेडमिक्स के बेसिस पे कहीं पे नौकरी लग गई उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जिनकी नौकरी नहीं लगती है तो जब हम ओपन मार्केट में जाते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करते हैं, तो बड़ा स्किल गैप आ जाता है। ये मेरे मन में हमेशा से था, और मैं मेरी जर्नी को अगर देखता हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि आज जिस मुकाम पे हूँ उस पर स्किल एजुकेशन का ही रोल रहा है। ये अलग बात है कि स्कूल्स में हमें कुछ प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हमने कुछ सीखा, लेकिन उसके बाद में भी पिछले 20 साल में मैंने अपनी एजुकेशन पे एक बहुत अच्छा पैसा खर्च किया है। तो मेरी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूअस है स्कूल के बाद में भी, और स्किल एजुकेशन के लिए जो मेरा एक पैशन है उसको देखते हुए मैं थोड़ा सा अवेयर रहता हूँ एनवायरनमेंट में। तो एक IIT दिल्ली का एक NGO है एडू एक्सेलेंस करके, जिसके साथ हम एजुकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं। तो 2013 से अब तक मैं लगभग 18 देशों में उनके साथ गया हूँ, उनके स्कूल्स में टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ हमने काम किया। तो ये 2015-16 की बात है, मुझे ये पता चला कि US और UK के जो स्कूल्स हैं उनमें UKG क्लास से वो कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गूगल का एक रिसर्च आया कि 2030 तक 78% जॉब जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी। और आपने पिछले 2 साल में देखा भी कोविड के दौरान कितने जल्दी हम टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स पे आ भी गए। एजुकेशन की ही बात करें तो ऑफलाइन स्कूल चल रही थी और कोविड के चलते हम एकदम रातों रात ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हुए, और सारी जो फ्रेटर्निटी है वो उसको करने भी लग गई, अडेप्ट भी बहुत जल्दी हुए। तो वो जो टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंटेशंस अपने चल रहे हैं उनकी जर्नी थोड़ी सी फास्ट हो गई। टेक्नोलॉजी को समझने वाले, उसके पीछे कोड लिखने वाले प्रोग्रामर्स, कोडर्स की भी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके लिए हमारी एजुकेशन तो तैयार नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ की तो 2016 में हमने कोडिंग का करिकुलम बनाया, क्योंकि मैं एजुकेशन डोमेन से आता हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी समझ में आती है, पेडागोजी समझ में आती है। तो हमने क्लास 1 से क्लास 10th का कोडिंग करिकुलम बनाया 6 से 16 साल के बच्चों के लिए। और पहले हमने स्कूल्स के साथ काम करना शुरू किया। वो करिकुलम हमने स्कूल्स को दिया, उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दी, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से कोड विद्या की जर्नी शुरू हुई। तो इन सब में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या रियल में टेक्नोलॉजी वी आर रियली इफेक्टिव फॉर दैट, और स्किल्स पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? देखो, ये इसी का वैलिडेशन है
जैसे मैं भी अपने बच्चों से ये बात करता आ रहा हूँ इतने सालों से, 20 साल से मैं इसको बड़ा फियर्सली एडवोकेट करता हूँ कि स्किल एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, पैशन को फॉलो करने पे हमें काम करना चाहिए। और मैंने सारे बच्चों को जो भी मेरे से मिलता है, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ये ढूंढो कि आपका वो पैशन क्या है, वो इनर कॉलिंग क्या है। और उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग नौकरी के पीछे दौड़े, हम नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। राइट। तो मैंने इंग्लिश लेक्चरर की जो सरकारी नौकरी है वो छोड़ के एक स्कूल शुरू किया। वो मेरी पहली एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी थी। वो भी स्टार्टअप था। आज स्टार्टअप हम बोलने लग गए, 20 साल पहले वो भी एक स्टार्टअप था और उस स्टार्टअप को एक अच्छे स्केल पे लेके आए। अब 2016 में एक उम्र के एक आधे पड़ाव के बाद आप जब शुरू करते हो तो सेल्फ डाउट भी होते हैं। तो ये है कि जो स्किल एजुकेशन की, जो एंटरप्रेन्योरशिप की, पैशन को फॉलो करने की जब वो बात कर रहे थे, वो एक मुकाम पे जब जाता है, इस इतने बड़े मंच पे आप सम्मानित होते हो, उन चीज़ों का वैलिडेशन होता है, तो अब एक तरीके से ये वॉक द टॉक वाली बात होगी। जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं करके दिखा रहा हूँ कि स्किल एजुकेशन पे काम करके आप अपने पैशन को फॉलो करके आप कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो ये एग्जाम्पल सेट हो गया। और छोटे शहरों में जिनको टियर 2, टियर 3 सिटी, गांव ढाणी के जो बच्चे हैं, वो जब सपने लेते हैं और उनके बीच से कोई निकलता है तो उनको वो फेथ आता है कि मैं भी कर सकता हूँ। ये तो अपने सीकर का ही कोई बंदा है जो ये यहाँ तक पहुँचा है, तो हम भी कर सकते हैं। जी सर, रियली अप्रिशिएटेबल कि जो आप you. बता रहे हो, जो जेन्युइनली ये बातें हैं जिन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आप बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सर ये चीज़ें हमें समझ आती है, इवन हम अपने जो बच्चे हैं उन्हें बता भी सकते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, उस पर वर्क करो। लेकिन ये चीज़ें हम अपने उनके पेरेंट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करवाएं कि इनको इनके पैशन पे ही वर्क करने दो? देखो, ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं, बच्चे जितना मेरा अनुभव है, आप 15% बच्चों को छोड़ दो तो उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है और उसमें भी बहुत सारे सराउंडिंग्स के, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन बच्चा जब 12, 13, 14 साल का होता है तो उसको अपनी इनर गोल समझ में आती है। मैं जितने ग्रोन अप लोगों से मिला हूँ और जितने बच्चों से मिला हूँ, सारे ग्रोन अप ये कहते हैं कि हम जब 7th 8th क्लास में थे या 9th 10th क्लास में थे तब हमें पता था कि हमें ये करना है, लेकिन चाचा ने ये बोला, मम्मी ने डॉक्टर बनने के लिए बोला, फादर ने इंजीनियर बनने के लिए बोला और हम उस रास्ते चल पड़े। तो इनर गोल तो है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ठहर के सुने, समझें और उस पर काम करें। बच्चे की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है ये पेरेंट्स की तरफ से है। और मैं कई बार ये कहता हूँ कि हमारे वाली जो पीढ़ी है वो ज़्यादा खुशकिस्मत इसलिए है कि हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवा पाए, लेकिन उन्होंने हमारी फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया। मेरे को हमेशा मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तो पैसा देने वाला हूँ, जो करना है वो तेरे को सोचना है, वो तू तेरे डिसीजन ले और आगे बढ़। तो जब बच्चा अपने डिसीजंस लेता है तो उन डिसीजंस को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। ये एक ही चीज़ पेरेंट्स को समझनी है कि उसके साथ हाथ बटा के और उसको उस डिसीजन लेने में उसका सहयोग कर दे। उसके बाद की यात्रा जो है वो उसकी इंडिविजुअल जर्नी है, वो करेगा। लेकिन आप अगर उसका ये फ्रीडम ही छीन लोगे तो फिर उसके आपने सारे रास्ते बंद कर दिए और उसके चलते ही ये सारी घटनाएं रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। आज भी सुबह हम पढ़ रहे थे कि एक बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये वो जो प्रेशर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि उन्होंने, हाई कोर्ट ने भी ये बोला अभी थोड़े दिन पहले कि आप इनके एप्टीट्यूड टेस्ट लो, फिर ये देखो कि वो जो कोचिंग कर रहा है उस कोचिंग के लिए वो रेडी है या नहीं है, उसमें वो स्किल सेट है या नहीं है, उसको उस फील्ड में जाना है या नहीं है। अगर आप अपने सारे डिसीजंस उन पे थोप दोगे तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं और बच्चों को ये समझ में नहीं आता। हर 7वें दिन उनके एग्जाम हो रही हैं, हर 7वें दिन उनके रैंक छप रहे हैं, वो बहुत स्ट्रेसफुल है। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मेड फॉर सच प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं ये फैक्ट्रीज में है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं होते। तो ये जो सिस्टम में प्रॉब्लम आई है ना, पेरेंट्स सिर्फ अवेयर रहें। एज ए पेरेंट्स हमारा 2 ही काम है, हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें, हम उनके इंटरेस्ट को गाइड
करते रहें और गार्ड करते रहें। बाकी इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल जर्नी है, उसको अपने डिसीजंस लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर वी जस्ट रियली विश कि आपका जो ये मैसेज है वो सारे लिसनर्स तक पहुंचे, तो Thank you. शायद पूरा मशीनरी सिस्टम ही सही हो जाएगा। सो वी रियली अप्रिशिएट योर थॉट सर। Thank you. तो सर अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे लोग अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं हमेशा से ही इस चीज़ को कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स हैं, लेकिन ये इजी नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, इसके अपने अपने संघर्ष हैं। तो आपको ये असेस करना चाहिए कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के लिए तैयार हूँ क्या। अगर आप मेंटली प्रिपेयर, इट्स अ मेंटल गेम, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो फिर आप किस आइडिया पे काम करना चाह रहे हैं, वो आइडिया मोनेटाइज हो सकता है क्या। दो ही चीज़ें होती हैं, एक उस आइडिया को खरीदने के लिए कस्टमर है क्या। अगर आपको उस आइडिया में पैसे देने के लिए कस्टमर मिल रहा है तो वो आपका पहली परीक्षा हो गई कि आपको उस आइडिया पे काम करना चाहिए, और उसके बाद में वो प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करके स्केल कर सकते हो क्या। आपने एक ही चीज़ एक कस्टमर के साथ की, वो मिलियंस के साथ हो सकती है क्या। तो अगर वो रेप्लिकेट हो सकती है और स्केलेबल है तो उस आइडिया पे आपको काम करना चाहिए। आपको स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम जितने भी क्रिएट हैं, जैसे राजस्थान सरकार का आई स्टार्ट है, वैसे ही दिल्ली सरकार का भी है, टी हब है, तेलंगाना का है, तो ये इकोसिस्टम है जो कम्युनिटी है, आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए। वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हैं, पैशनेट हैं, वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल्स को, अपने फेलियर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको रास्ते मिलते जाएंगे, मेंटरिंग होती जाएगी। अब तो राज्य सरकार और भारत सरकार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आपको मेंटरिंग भी दे रही है, आपको वर्क स्टेशंस भी दे रही है, आपको पैसा भी दे रही है। तो इससे कोई सुंदर समय नहीं हो सकता स्टार्टअप पे काम करने का। बट मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा फैंसी लगता है, बड़ा इसमें ग्लैमर भी लगता है। इट्स नॉट ईजी, इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल, बट इट्स ब्यूटीफुल। So it's beautiful, you should do that, right? Yeah. Thank you very much sir for Thank you connecting very us, और much. एक बार फिर से आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत Thank सारी you very बधाइयाँ much. राजीव गांधी अवार्ड के लिए। Thanks a lot. Thank you. 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।